बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स के लेक्चर नंबर 5 को कवर करेंगे। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम 10.2.2 विच इज़ थर्मल रेडिएशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए चल के सीखते हैं कि थर्मल रेडिएशन क्या है और किस तरह हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें थर्मल रेडिएशन की, तो थर्मल रेडिएशन बेसिकली हमारे पास हीट ट्रांसफर का एक मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर्स होती है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंफ्रा रेड रेडिएशन भी कहते हैं, और नेक्स्ट में जब ये रेडिएशन का नाम लूंगा तो मैं आई आर रेडिएशन कहूंगा। इसको शॉर्ट में आई आर रेडिएशन भी कहते हैं या आई आर वेव्स भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो हीट ट्रांसफर का एक ऐसा मेथड जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होती है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, इसको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन। आपको पता है कि हीट ट्रांसफर्स के और भी मेथड हैं जिसमें कंडक्शन या कन्वेक्शन है, जिसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर करके आए हैं, लेकिन यहां हम समझने वाले हैं थर्मल रेडिएशंस को। तो थर्मल रेडिएशन में क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये जो इसका डिफरेंस है, ये इनको कंडक्शन और कन्वेक्शन से अलग करता है, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। यूं समझ लें कि जिस तरह करंट को ट्रेवल करने के लिए हमें वायर की जरूरत होती है, तो वायर उसका मीडियम है, लेकिन इन रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो वेव्स हैं, ये हमारे पास फास्टेस्ट वे है हीट ट्रांसफर करने का। ये फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर करने का। जिस तरह सूरज से हम तक जो रेज आ रही हैं, ये बेसिकली थर्मल रेडिएशन ही हैं, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये बहुत तेज़ ट्रैवल करके आती हैं। ये इतना तेज़ है जितनी स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि जो लाइट है बेसिकली वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, और जो थर्मल रेडिएशन है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इस वजह से ये बहुत फास्टेस्ट वे है हीट ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट, अगर हम इसमें ये समझें कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे थर्मल रेडिएशंस को इमिट करते हैं। सन से लेकर ह्यूमन बीइंग्स तक तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट थर्मल रेडिएशन इमिट करते हैं टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा रेडिएशन इमिट करते हैं, वो हम महसूस कर लेते हैं, जिस तरह बर्निंग फायर है या बर्निंग ऑफ फायर है, या फिर सन है, या हॉट ऑब्जेक्ट हैं, वो ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट नहीं करते, क्योंकि इनका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता। वैसे आप इसको महसूस भी कर सकते हैं अगर आप अपना राइट हैंड अपने गाल के पास, अपने फेस के करीब लेकर जाएं। यहाँ थोड़ा ये दूर है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ के ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी गर्म हाथ, थोड़ा आपको गर्म महसूस होगा। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी भी थर्मल रेडिएशंस को इमिट कर रही है। इसको मजीद डिटेल में हम इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स में मजीद समझते हैं कि ये इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं क्या, या किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती हैं। स्टूडेंट, अब हम समझने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सरफेसेस के। डिफरेंट सरफेसेस का थर्मल रेडिएशंस पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसके लिए ये है कि ऑल ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स एज वेल एज रेडिएट हीट एनर्जी। ये बात अभी भी हम अपने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ कर आए हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब भी करते हैं और रेडिएट भी करते हैं इन हीट एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। लेकिन ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन हैं, ये डिपेंड्स करती हैं डिफरेंट फैक्टर्स पर। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें जो पहला फैक्टर है वो है सरफेस कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट आई आर रेज इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। आई होप कि आपको इमिट और एब्जॉर्ब में डिफरेंस थोड़ा क्लियर है, कि इमिट का मतलब है कि वो अपने अंदर से हीट बाहर निकाल रहा है, और एब्जॉर्ब का मतलब है कि वो हीट जो है वो इनसाइड ले रहा है। तो अगर कोई बॉडी हीट को इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस का कलर कैसा है। जी हाँ, अगर उस बॉडी का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क है या फिर ब्लैक है, तो वो क्या करेगा, अच्छे से हीट इमिट भी करेगा और अच्छे से हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। यहाँ जैसे लिखा है, ये आपकी बुक में से ही मैंने लिया है कि डिफरेंट कलर surfaces have different absorption and emission abilities. Good absorber is a good emitter.
जितना अच्छा एब्जॉर्ब करेगा कोई बॉडी, उतनी अच्छी वो बॉडी इमिट भी करेगा। बट इट इज़ अ बैड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होता है कि यानी हीट रेज उसके पास आ रही है, वो आगे से रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर गुड एब्जॉर्बर होगा तो वो गुड इमिटर भी होगा, और अगर वो गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर हुआ तो वो फिर बैड रिफ्लेक्टर होगा, यानी वो रिफ्लेक्शन इतनी अच्छी नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से जब हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं गर्मियों के दिनों में तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि जब सनलाइट ब्लैक कलर्स के ऊपर पड़ती है, ब्लैक कलर्स के कपड़ों के ऊपर पड़ती है, तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो हम यूजुअली इस तरह करते हैं कि सर्दी के दिनों में ब्लैक या डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ज़्यादा गर्मी महसूस हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिमिलरली जो वर्स्ट एब्जॉर्बर होते हैं, यानी बुरे एब्जॉर्बर होते हैं, जो अच्छे से हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, वो वर्स्ट इमिटर भी होते हैं, वो अच्छे से हीट इमिट भी नहीं करेंगे। बट इट आल्सो गुड रिफ्लेक्टर, लेकिन वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। जिस तरह शाइनी सिल्वर सरफेस है वो गुड रिफ्लेक्टर है। इस वजह से जो विंड स्क्रीन्स होती हैं उनको हम शाइनी सिल्वर या सिल्वर कलर की बनाते हैं। गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स की बात की जा रही है, जैसे यहाँ देखें कि यहाँ इसकी गाड़ी की जो ये विंड स्क्रीन है ये क्या है, शाइनी सिल्वर सरफेस है। तो ये अच्छी रिफ्लेक्शन कर रही है, यानी एक बैड एब्जॉर्बर है। लेकिन यहाँ देखें कि ये क्या है कि ये शाइनी सिल्वर इसकी विंड स्क्रीन नहीं है, तो ये अच्छी एब्जॉर्ब कर रही है, यानी अच्छा एब्जॉर्बर है और मोर हीट को इनसाइड ले रही है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा इनसाइड। नेक्स्ट समझते हैं जी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सरफेसेस है, इसमें टेक्सचर ऑफ सरफेस भी है। तो बेसिकली टेक्सचर ऑफ सरफेस क्या है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टेक्सचर इज द क्वालिटी टू विच समथिंग इज रफ और स्मूथ और सॉफ्ट और हार्ड। तो टेक्सचर बेसिकली किसी चीज की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि वो कितनी रफ है या कितनी स्मूथ है, कितनी सॉफ्ट है या कितनी हार्ड है। अब इसका हीट एब्जॉर्ब करने या हीट इमिट करने से क्या ताल्लुक है, तो इसका हीट एब्जॉर्ब करने से इस तरह से है कि जो रफ, डल एंड डार्क सरफेसेस हैं वो गुड एब्जॉर्बर होती हैं, और कोई चीज अगर गुड एब्जॉर्बर हो तो वो इमिटर भी गुड होगी। बट दे आर द वर्स्ट रिफ्लेक्टर, लेकिन वो वर्स्ट रिफ्लेक्टर होंगे। कौन कौन सी सरफेसेस, रफ, डल एंड डार्क सरफेसेस। इसी के साथ स्मूथ शाइनी सरफेसेस जो हैं वो बैड एब्जॉर्बर होंगी। जिस तरह हम ग्लास की बात कर सकते हैं या मेटल्स की बात कर सकते हैं, ये शाइनी स्मूथ सरफेसेस होती हैं, ये बैड एब्जॉर्बर होती हैं और इमिटर होती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये गुड रिफ्लेक्टर्स भी होती हैं। स्टूडेंट, ये जितना भी मटेरियल है ये मैंने आपकी बुक से ही लिया है, आपको बुक पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, उसको समराइज करके यहाँ बयान किया जा रहा है, लेकिन एट द एंड अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इसी तरीके से हम अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें कि जो हम आमतौर पर अपने घरों को पेंट करते हैं तो उससे क्या करते हैं, हम उसकी वॉल्स को स्मूथ कर देते हैं। जब वो वॉल स्मूथ हो जाती है तो वो गुड रिफ्लेक्टर बन जाता है, उसकी वॉल गुड रिफ्लेक्टर बन जाती है और बैड एब्जॉर्बर बन जाती है, जिस तरह से हम घरों का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। इसके साथ नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करें सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इतनी ज़्यादा हीट इमिट या एब्जॉर्ब होगी, यानी बड़ा एरिया का साइज बड़ा होगा जो हीट इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर ज़्यादा हीट जो है वो इमिट या एब्जॉर्ब होगी। इसी वजह से जो हीट रेडिएटर्स होते हैं जो घरों में इंस्टॉल किए जाते हैं या गाड़ियों में इंस्टॉल किए जाते हैं, उनका लार्ज सरफेस एरिया बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा हीट को जल्दी रेडिएट करें। नेक्स्ट स्टूडेंट हम समझते हैं अपनी अगली स्लाइड्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, या टेम्परेचर और रेडिएशन आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, इसको समझते हैं। स्टूडेंट, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जितनी कोई बॉडी ज्यादा रेडिएशन करेगी उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होना चाहिए, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रेडिएशन भी वो भी ज्यादा होगा। रेट ऑफ रेडिएशन मतलब कितनी ज्यादा वो रेडिएशन या थर्मल एनर्जी अपने से इमिट कर रही है, वो उतनी ज्यादा इमिट करेगी जितना ज्यादा उसके बॉडी का टेम्परेचर होगा। इसी तरीके से बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वो बाहर से रेडिएशन ले रही होगी, इनसाइड में एब्जॉर्ब कर रही होगी।
जिस तरह के सन जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन को इमिट करता है। ये वैसे एक लॉ है, बोल्ट्जमैन लॉ है। ये फर्दर नेक्स्ट जब एफएससी लेवल में है कि वहाँ टेम्परेचर के साथ इस रेडिएशन का रिलेशन लिखा जाता है, लेकिन यहाँ आपकी बुक में वैसा रिलेशन एज सच कोई नहीं है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एब्जॉर्बिंग मोर हीट देन रेडिएटिंग, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एज कंपेयर टू रेडिएट, यानी वो रेडिएट नहीं कर रहा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इमिटिंग मोर रेडिएशन देन एब्जॉर्बिंग, तो इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। इसी के साथ जब एक ऑब्जेक्ट ऐसा है कि वो जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही रेडिएट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक को, विच इज लेस्ली क्यूब। अब ये लेस्ली क्यूब क्या है? लेस्ली क्यूब बेसिकली हमारे पास एक, यूं समझ लें, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास एक apparatus है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हाउ डिफरेंट सरफेसेस टेक्सचर इफेक्ट द इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, होपफुली कि आपको शायद इसको करवाएं भी सही लैब में, लेकिन बहरहाल हम इसको समझते हैं। इसमें इसका अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें ये इस तरह का एक क्यूब है। क्यूब आपको पता है कि जिसकी 6 फेसेस होते हैं, ये इस तरह का क्यूब है। और इसमें कुछ डिफरेंट सरफेसेस होती हैं, कुछ शाइनी सिल्वर होती है, कुछ मैट ब्लैक होती है, कुछ मैट वाइट होती है। इस तरह डिफरेंट इसकी सरफेसेस हमने बनाई हुई हैं। और साथ में इंफ्रारेड डिटेक्टर है, या इंफ्रारेड मीटर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करता है। यहाँ इसका ऊपर एक हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से हम इसका पानी जो है, इसके अंदर हॉट वाटर, एक खोलता हुआ पानी इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट किस तरह से, डिफरेंट साइड्स जो हैं इसकी, वो किस तरह हीट को जो है वो इमिट आउट कर रही हैं। वो इस मीटर के सामने रखते हैं साइड्स, और वो मेजर करके हमें बताता है कि ये सरफेस इतना टेम्परेचर पर इतने ज़्यादा जो है वो हीट को इमिट कर रही है, इतनी रेडिएशन। फिर ये सरफेस इसकी सामने रख देते हैं और इससे मेजर करते हैं कि ये कितनी रेडिएशन कर रहा है। तो हमें देखने को मिलता है कि हर एक जो साइड्स है वो डिफरेंट अमाउंट की रेडिएशंस को इमिट कर रही हैं। तो इसकी कंक्लूजन बहरहाल हम देखते हैं, समझते हैं। बाकी तो एक्सपेरिमेंट शायद आपको लैब में करवाया जाए और वो ऐसा सच नहीं है, जस्ट आपने देखना है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी कंक्लूजन्स की बात करें, तो कंक्लूजन्स इसमें ये हैं कि ब्लैक सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर एंड इमिटर बट बैड रिफ्लेक्टर। जो ब्लैक सरफेस है वो जब एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा है, या आप इसको कंक्लूजन्स कह सकते हैं। ये ऐसे हम इसको नहीं, जस्ट हमने देखनी है कि देखा ये गया है कि जो ब्लैक सरफेस थी वो बेस्ट एब्जॉर्बर थी और इमिटर थी, लेकिन साथ में वो रिफ्लेक्शन नहीं कर रही थी। इस तरह से जो डार्क कलर सरफेस थी वो गुड एब्जॉर्बर थी। अब यहां देखें कि ब्लैक सबसे ज्यादा इमिटर और एब्जॉर्बर है, यहां बेस्ट कवर्ड है, और जो डार्क है वहां उसके लिए गुड कवर्ड यूज किया गया है। इस तरह जो व्हाइट सरफेस थी वो गुड रिफ्लेक्टर थी, यानी हीट पड़ रही थी तो रिफ्लेक्शन कर रही थी, उसकी वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी, यानी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था। इस तरह शाइनी मेटल जो सरफेस थी वो बेस्ट रिफ्लेक्टर थी। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन सा होता है? शाइनी मेटल होता है। और व्हाइट सरफेस गुड रिफ्लेक्टर होता है। तो ये एक दर्जा बदर्जा एक दूसरे के साथ साथ हैं, और इस तरह ये दो सरफेसेस जो हैं, आप कह सकते हैं कि ये दो बेसिकली एब्जॉर्बर और इमिटर हैं, डार्क और ब्लैक सरफेसेस, और व्हाइट और शाइनी मेटल सरफेसेस जो हैं वो रिफ्लेक्टर हैं, गुड रिफ्लेक्टर हैं। इमिटर और एब्जॉर्बर इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसके साथ हमारा जो लेक्चर था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।